बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 42 मुलाहिज़ा फरमाएं। शानी ने ये जानी अंदाज में उस दूसरे कुत्ते के मुंह पर भी तसल्ली बख्श ज़रबे लगाई। यही वक्त था जब कुत्तों के रखवाले भागते हुए मौके पर पहुंच गए। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर कुत्तों के नामों से पुकारा और उन्हें काबू करने की कोशिश करने लगे। जख्मी अनवरी कमरे में घुस चुकी थी। शानी अभी तक दीवार की तरह अनवरी और कुत्तों के दरमियान खड़ी थी। वो बुरी तरह हाँपी हुई थी और रो रही थी। दरवाजे की तरफ से चौधरी बशीर की दाढ़ती आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है? शानी ने देखा वो राइफल थामे भागता हुआ बरामदे की तरफ आ रहा है। चौधरी को देखकर शानी को कदरे तसल्ली हुई। चौधरी बरामदे में पहुंचा तो उसने कुत्तों और उनके रखवालों को डांट टपट कर पीछे हटाया। क्या हुआ है यहाँ? वो गर्ज कर बोला। एक रखवाले ने अपने मचलते फड़कते कुत्ते को संभालते हुए कहा, अनवरी भाग कर इधर आई है जी। उसने फिरदौस का सर भी फाड़ दिया है। वो उधर बागीचे में बेहोश पड़ी है। किधर गई है वो? चौधरी बशीर ने उस रखवाले से पूछा। रखवाले की बजाय शानी ने जवाब दिया, वो कमरे में है। ये कुत्ते तो उसे फाड़ खाने वाले थे। मैंने मुश्किल से जान बचाई है उसकी। शानी की अपनी हालत अबतर थी। सीना धोकनी की तरह चल रहा था। वो अपने बिखरे हुए बालों को ओढ़नी में समेटने की कोशिश में थी। इसके पांव से चप्पल निकल चुकी थी और दरवाजे से टकराने के सबब एक हाथ पर गहरी खराश नजर आ रही थी। बेलचे के दस्ते से इसने कुत्तों की पिटाई की। वो इसके पांव के करीब फर्श पर पड़ा था। शानी की हालत देखकर चौधरी बशीर का गुस्सा जरा मानिंद पड़ता महसूस हुआ। उसने एक निगाह दोनों कुत्तों की लहूलुहान थूथनियों पर डाली। फिर दोबारा शानी को देखकर बोला, कुत्तों को किसने जख्मी किया है? मैंने मारा है। अगर मैं इन्हें ना मारती तो ये मुझे मार डालते, शानी ने कहा। चौधरी ये गहरी सांस लेकर रह गया। 2-3 मजीद कुत्ते भी अब इहाते में दाखिल हो रहे थे। उनके साथ उनके रखवाले भी थे, मोटी जंजीरों से बंधे हुए। उनकी खौफनाक आवाजों से कुर्बो जवार हिल रहे थे। इसी दौरान मैंने एक्सी और कोठी के दरमियानी दरवाजे के करीब कुछ गार्ड भी दिखाई देने लगे। उनके हाथों में राइफलें साफ दिखाई दे रही थी। कुछ के पास टार्चें थी। उनके कंधों पर कारतूसों और गोलियों की बेल्ट थी और ये बेल्ट दूर ही से चमकती दिखाई देती थी। वो मफरूर होने वाली औरत की तिक्का बोटी करने के लिए अपने आका के सिर्फ एक इशारे के मुंतजिर थे। मफरूर बरामदे के साथ वाले कमरे में छुपी हुई थी। उसने अंदर से कुंडी चढ़ा ली थी। उसकी बेचारगी काबिले गौर थी। वो जिस जेल में बंद थी उसी जेल के कमरे को अपनी पनाहगाह समझ रही थी। चौधरी बशीर चलने में खामोश खड़ा रहा। फिर उसने हाथ के इशारे से गार्ड और रखवालों को वापस जाने का इशारा किया। वो तो हुक्म के गुलाम थे। चौधरी के इशारे पर वो अपनी खतरनाक राइफलों, खूनख्वार कुत्तों, कुलाड़ियों समेत वापस चले गए। ऐसे ही चौधरी के एक इशारे पर वो अनवरी की बोटियां नोच सकते थे। चौधरी की हिदायत पर बस एक गनमैन इहाते में आम और जामन के पेड़ों के पास खड़ा रह गया। चौधरी ने आगे बढ़कर अपने भारी भरकम खास से दरवाजा खटखटाया और करख्त आवाज में बोला, बाहर निकलो, फौरन दरवाजा खोलो। अंदर से अनवरी के रोने की आवाज आ रही थी। चौधरी की दस्तक के बाद ये आवाज मजीद बुलंद हो गई। ये आवाज खौफजदा चीखों से मुशाबा थी। उसके साथ साथ उसमें फरियाद का तासिर भी नुमाया था। चौधरी एक बार फिर शेर की तरह दौड़ा, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो वरना तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। अनवरी के रोने की आवाज मजीद बुलंद हो गई। खौफ दहशत ने उसे जैसे मुंजमद कर दिया था। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। शायद कमरे ही के किसी कोने में थोड़ा सा और सिमट गई थी। शानी ने आगे बढ़ते हुए मुल्तजी लहजे में कहा, यह बहुत डरी हुई है, कहीं से कुछ हो ना जाए। आप ये काम मुझ पर छोड़ दें, मैं अभी से बाहर निकालती हूँ। शानी की इस बात पर चौधरी ने करख्त अंदाज में शानी की तरफ देखा। एक सेकंड के लिए लगा कि वो शानी पर भी फट पड़ेगा, मगर फिर उसके चेहरे के तने हुए उजलात जरा ढीले पड़ गए। उसने आते में अकेले रह जाने वाले गनमैन को अपने पास बुलाया। जाला भी पास ही खड़ी थी। वो दोनों को एक साथ मुखातिब करते हुए बोला, यह आरामजादी बाहर निकलती है तो इसे लेकर फौरन मेरे पास आओ। चौधरी की नाक के ऊपर आंखों के दरमियान नजर आने वाली उफ की लकीर उसकी अंदरूनी झुंझलाहट को जाहिर कर रही थी। इससे पहले कि शानी कुछ कहती वो लंबे लंबे डग भरता कोठी की तरफ चला गया। शानी ने जाला जोरा और गनमैन को दरवाजे के सामने से हटा दिया। फिर उसने दरवाजे की दर से मुंह लगाया और अनवरी को पुकारते हुए कहा, मुझे पहचानो अनवरी, मैं कौन हूँ? कोई जवाब नहीं मिला। ताम यह हुआ कि रोने की आवाज थम गई। शानी ने एक बार फिर अनवरी को पुकारा। इस मर्तबा दरवाजे की दूसरी तरफ कदमों की मदम चाप उभरी। चंद सेकंड की खामोशी के बाद अनवरी की लरज़ा आवाज उभरी, आप बीबी जी हैं? हाँ, ये मैं ही हूँ। तुम दरवाजा खोलो। कोई डर वाली बात नहीं, खोल दो दरवाजा। चौधरी जी चले गए? अनवरी ने खौफजदा आवाज में पूछा। हाँ, चले गए हैं। यहाँ बस मैं अकेली हूँ, गार्ड भी चले गए हैं। चलने में बाद अनवरी ने दरवाजा खोल दिया। उसकी हालत नहायत खराब थी। उसकी कमीज फट गई थी। अपनी बरहनगी छुपाने के लिए उसने खून आलूद कमीज की 2 दजियों को किनारे के ऊपर गिरा लगा रखी थी। वो बेहद हैरत से शानी की तरफ देख रही थी। उसके होंठ फड़कते चले जा रहे थे। आप शाह बीबी जी? वो बेहद ताज्जुब से बोली। हाँ अनवरी। वो एकदम तड़प कर शानी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा कि आपको जिंदा सलामत देख रही हूँ। हम तो आपको मार बैठे थे। अपनी किस्मत को रो पीट चुके थे। वो आंसुओं और हिचकियों के दरमियान पता नहीं क्या कुछ बोलती चली गई। तब यकायक वो शानी से अलग हो गई।
उसके चेहरे पर फिर से तारीक साए लहराने लगे। शानी को जिंदा देखने की खुशी अचानक पस मंजिर में चली गई। उसने चारों तरफ देखा और कराकर बोली, तो इन लोगों ने आखिर आपको पकड़ ही लिया। शानी की समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। वो खामोश रही। अनवरी बर्राई हुई दर्दनाक आवाज में बोली, अब क्या होगा बीबी जी? ये लोग क्या करेंगे आपके साथ? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ बिल्कुल आराम से हूँ। शानी ने उसे तसल्ली दी। वो बड़े ध्यान से शानी को देख रही थी। आंखों में आंसू थे। दफी में सर हिलाकर बोली, नहीं, आप गलत कह रही हैं। आप मेरा दिल रख रही हैं। मैं जानती हूँ इन लोगों के दिल में आपके लिए बड़ा गुस्सा है। ये समझते हैं कि आपने कोई बड़ा जुर्म किया है, इसलिए आप अपने ससुराल वालों से छुपती फिरती हैं। इन लोगों ने आपको लाहौर में किसी डाक खाने के पास देखा था, आपका पीछा किया, पर आप गायब हो गई। फिर ये जालिम मुझे रंग वाली से उठाकर यहाँ ले आए। इन्होंने मुझे बड़ा मारा है बीबी जी, मार मार कर मेरी हड्डियां काली कर दी हैं। वो सिसक उठी। उसने अपनी टांग दिखाई जिस पर अभी तक पट्टी बंधी हुई थी, अपने बाजू दिखाए जिन पर चंद हफ्ते पुराने जख्म थे। वो बर्राई हुई आवाज में बोली, यहाँ मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है बीबी जी। मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने मेरा क्या हाल किया है। ये मुझसे आपका पता पूछते थे, मारते थे, भूखा रखते थे, मेरे बच्चों को मार देने की धमकियां देते थे। वो एक ही सांस में बोलती जा रही थी। अपनी बीबी को अपने सामने देखकर उसके जब्त के बंद यूं टूटे कि आतिशी सियाल रुखसारों पर बह निकले। वो इश्कियों के दरमियान बोली, ये जाला बड़ी दराची औरत है, इसकी कभी बख्शिश नहीं होगी। इसने मुझे इतना रुलाया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा सारा पिंडा दिलो दिल है इसकी बार से। इसको शक था कि आप रंग वाली ही में कहीं है, या फिर आपकी चाची परवीन ने आपको अपने मैके में कहीं छुपाया हुआ है। ये कभी मुझे लालच देती थी, कभी मारती कूटती थी, कभी कहती थी तुम्हारे बच्चों को भी यहाँ मंगवा लूंगी और तेरे सामने उनके हाथ पांव तोड़ दूंगी। अनवरी के रोने की आवाज बुलंद होने लगी। वो रोते रोते बोली, मुझे लगता है बीबी जी, मुझे अपने बच्चों से मिले कई साल हो गए हैं। पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस साल में होंगे। उन मस्कीनों को कोई रोटी भी पूछता होगा कि नहीं। हवेली में जो ख्याल रखने वाले थे वो तो सारे चले गए। वड्डी आपा गई, चौधरी जी गए, छोटे मालिक चौधरी मुश्ताक गए। जिन दिनों ये लोग मुझे उठाकर लाए, काका बीमार था, पता नहीं वो किस साल में है, बचा भी है या नहीं। गुड्डी और शहनाज पता नहीं वो कहाँ है। दोनों छोटे तो पल भी मेरे बगैर नहीं गुजारते। हाय मेरे रब्बा, उनका क्या होगा। शानी ने बेसाख्ता उसे गले से लगा लिया। अल्लाह से खैर मांग अनवरी, कुछ नहीं हुआ तेरे बच्चों को, सब ठीक होंगे। तो बड़ी जल्दी उनको देखेगी, उनके मुंह चूमेगी। हाँ, आप उनसे मिली हैं बीबी जी? अनवरी ने अपनी आंखों में सैकड़ों दीप जलाकर पूछा। बस तू समझ, मैं उनसे मिली हूँ। शानी ने पुरयकीन लहजे में उसे तसल्ली दी। इससे पहले कि अनवरी कोई और सवाल पूछती, अचानक उसकी निगाह शानी के अकब में गई और उसका रंग हल्दी हो गया। शानी ने मुड़कर देखा। फरबैंदाम, जाला और अनेक्सी का गन बरदार गार्ड बरामदे की तरफ जा रहे थे। करीब पहुंचकर जाला ने करख्त आवाज में कहा, चौधरानी जी, आप इसकी बातों में ना आए। फिर वो अनवरी से मुखातिब हुई, चल भाई, तुझे चौधरी साहब के पास ले जाना है। अनवरी जैसे सहम कर शानी की ओट में हो गई। शानी ने जाला से कहा, अनवरी अभी नहीं जाएगी, तुम इसका हाल नहीं देख रही हो? कपड़े फटे हुए हैं, जख्मों से खून निकल रहा है। हो जाएगी इसकी मरहम पट्टी भी, और कपड़े भी नए नकोर पहना देंगे। वो थानेदार के से लहजे में बोली और अनवरी को बाजू से पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। शानी की रगों में खून सनसना गया। अभी उसके अंदर इस बेखौफ तैश की कुछ लहरें बाकी थी जिन्होंने उसे दीवानावार खूनख्वार कुत्तों के मुकाबिल खड़ा कर दिया था। ना सिर्फ खड़ा किया था, बल्कि इस काबिल भी बना दिया था कि वो रखवालों तक पहुंचने से पहले अनवरी का दिफा कर सके। वो पूरी की पूरी जाला की तरफ घूमी और सख्त लहजे में बोली, तुम पीछे हट जाओ और मैं तुम्हारे साथ अनवरी को नहीं भेज रही हूँ। एकदम जाला का सुर्खी बाइल चेहरा तमतमा गया। वो रत ने फुलाकर चलने में शानी को घूरती रही, तो फिर मैं जाकर चौधरी जी से कह दूंगी कि आप उसे नहीं भेज रही हैं। जाला का लहजा धमकी अमेज था। पहले तो शानी के जी में आई कि वो जाला को मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर चौधरी बशीर का गुसीला चेहरा इसकी निगाहों में घूम गया। ये सूरत चंद दिन पहले पेश आई होती तो शानी अनवरी को भेजने से साफ इनकार कर देती, लेकिन आजकल हालात मुख्तलिफ थे। वो बिगड़े हुए चौधरी को मजीद ताओ दिलाती तो ये खतरनाक होता। वो गहरी सांस लेकर जाला से मुखातिब हुई, तुम थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती हो? मुझे इसका खून वगैरह तो बंद करने दो। जाओ उधर ग्राउंड में जाकर बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि क्या करना है। जो करना है जल्दी करें, ये ना हो कि चौधरी साहब हम पर छितर उतार लें। जाला ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर उसने गनमैन को इशारा किया और उसे लेकर लान की तरफ चली गई। अनवरी का रंग जर्द था और वो थर थर कांप रही थी। उसकी चोटें देखकर शानी अपनी चोटें भूल गई थी। उसे लेकर अंदरूनी कमरे में चली गई। जोरा भी साथ थी। अनवरी की हालत देखकर उसकी आंखों से हमदर्दी अमेज परेशानी झलक रही थी। इन दोनों ने मिलकर अनवरी की खून आलूद कमीज उतारी। जोरा जल्दी से रुई, पट्टी और पायोडीन वगैरह ले आई। कुत्तों ने 2-3 जगह से अनवरी को बुम्बोड़ कर रख दिया था। एक जख्म हाथ पर था, एक कंधे और गर्दन के दरमियान, एक पिंडली पर। शुक्र था कि कोई जख्म भी ज्यादा गहरा नहीं था। शानी ने जख्म साफ करने के बाद खून रोकने की कोशिश की। खून रुक गया तो उसने दवा लगाकर अच्छी तरह पट्टी बांध दी।
पट्टी बांधने के बाद उसने जोरा को बाहर भेज दिया। अनवरी फिर वावेला करने लगी, बीबी जी यहाँ मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है जी। एक चौधरी कादरा नाम का बंदा है यहाँ, वो बड़ा जहरीला है, उसे देखकर तो मेरी जान निकल जाती है और एक मैं जानती हूँ सब कुछ। शानी ने उसकी बात काट दी। मुझे तुम्हारे बारे में काफी दिनों से पता है। मेरे ही कहने पर ये लोग तुम्हें मर्दों वाले हिस्से से निकाल कर कोठी के अंदर लाए थे। कोठी में आने के बाद तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं जी, यहाँ आकर नहीं हुई, पर उससे बड़ी तकलीफ और क्या होगी कि मैं अपने बच्चों से दूर हूँ। मेरे लिए दिन रात रोते होंगे, उनका प्यो कमलों की तरह मुझे ढूंढता फिरता होगा। लेकिन क्या आपको सचमुच पता था कि मैं यहाँ हूँ? शानी उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए बोली, मेरी बात हुई थी चौधरी बशीर से। उन्होंने कहा था कि वो जल्दी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन तुमने इस तरह भागकर सारा काम खराब कर दिया है। तुम शुरू से बेवकूफ हो, इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ रहते हुए, तुमको अब तक पता नहीं चला कि यहाँ से भागा जा सकता है या नहीं? दो चार दीवारियां यहाँ, रखवाली के कुत्ते हैं, गार्ड हैं। पिछले दिनों कादरे के बंदे के साथ जो कुछ हुआ है यहाँ, उसके बाद निगरानी और सख्त हो गई है। तुमने क्या समझकर यहाँ से निकलने की कोशिश की? अनवरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मालूम नहीं जी क्या हो गया था मुझे। पिछवाड़े के बाग वाला दरवाजा पिछले 2 दिन से खुला हुआ है, शायद ताला खराब हो गया उसका, बस कुंडी लगी हुई थी। वहाँ पहरेदार गुल जमान होता है। आज शाम उसे ऐसा हो गया था और वो अपने क्वार्टर में दवा खाकर सोया पड़ा था। मेरी बुरी किस्मत, मुझे लगा कि मैं किसी तरह बाग के दरवाजे से बाहर निकलकर खेतों तक पहुंच गई तो यहाँ से निकल सकूंगी। फिर वो सिसकियां लेकर रोने लगी। उसकी हर सिसकी में उसके काके का गम और उसकी गुड्डी का बिछोड़ा था। चलने में बाद उसने बात जारी रखते हुए कहा, दरवाजे से बाहर भी पहरेदारों की कोठरी है। इसका पता मुझे दरवाजे पर ही पहुंच कर लगा। अभी मैं दरवाजे ही में थी कि एक बंदूक वाला भाग कर मेरी तरफ आया। मैं डर कर वापस भागी और बाग से निकलकर वेड़े की तरफ चली गई। अल्लाह जाने क्या हो गया था मुझे, बस दिल चाहता था कि मैं किसी तरह इस 4 दीवारी से निकल जाऊं। मैं बड़े गेट की तरफ भागी, सोच रही थी ज्यादा से ज्यादा गोली लग जाएगी ना, मर ही जाऊंगी। अभी गेट से दूरी थी कि बाजी फिरदौस बड़े बावर्ची खाने से निकलकर मेरे सामने आ गई। उसने मुझे रोक लिया। मैंने उसे धक्का देकर गिराया और फिर भागी। इतने में बड़े गेट की तरफ से पहरेदार ललकारने लगा। उसके साथ ही कुत्तों की आवाजें आई। मैं समझ गई कि अब मेरी खैर नहीं। मैं सफेद पत्थर वाली दीवारों की तरफ दौड़ी और दरवाजा खोलकर उस छोटे आते में आ गई। मेरे तो वहमो गुमा में भी नहीं था कि यहाँ मैं आपको देखूंगी। आप मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनी है बीबी जी, नहीं तो अब तक कुत्ते मेरी बोटियां उड़ा चुके होते। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ अनवरी। मुझे लगता है कि तेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चौधरी साहब बड़े गुस्से में गए हैं। मुझे बड़े चौधरी साहब से इतना डर नहीं लगता बीबी जी, पर वो जो चौधरी कादरा है ना, वो बहुत बुरा आदमी है। मुझे उसके हाथ में ना देना। शानी बेकरारी से पहलू बदल कर रह गई। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बाबू पहले बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे किसी मुसीबत में घसीटना किसी तौर ठीक नहीं था। दूसरी तरफ अनवरी का जर्द चेहरा था, उसके जख्मों से रिसता हुआ खून। आखिर उसने चौधरी बशीर से बात करने का फैसला किया। वो जोरा को अनवरी के पास छोड़कर टेलीफोन की तरफ बढ़ी। वो तकरीबन 4-5 मिनट कोशिश करती रही, मगर फोन समेत चौधरी के दोनों फोन बंद मिले। एक पर मुसलसल एंगेज की टून जा रही थी, दूसरा यकसर खामोश था। साफ पता चल रहा था कि चौधरी जानबूझकर राब्ते से दूर है। शानी की पेशानी पर पसीना आ गया। इतने में बरामदे के साथ वाले कमरे से जालां की बुलंद आवाज सुनाई देने लगी। वो अनवरी के साथ चलने का कह रही थी। शानी भागकर मौके पर पहुंची। जालां की आंखों में खून की सुर्खी उतरी हुई थी। अनवरी सहम कर एक गोशे में सिमटी बैठी थी। मैंने तुमसे कहा भी है जरा हौसला करो, मैं चौधरी साहब से बात कर रही हूँ। शानी ने जालां को मुखातिब करके सख्त लहजे में कहा, इससे पहले कि जालां कोई उल्टा सीधा जवाब देती। संगमरमर की दीवार के पास से किसी ने बारी भरकम आवाज में चिंगाड़ कर कुछ कहा। रात के सन्नाटे में यह आवाज दूर तक सुनाई दी। आहंग से अंदाजा होता था कि कोई गालियां बक रहा है और चिल्ला चिल्लाकर किसी मुलाजिम से कुछ कह रहा है। ये चौधरी बशीर की आवाज हरगिज नहीं थी। चलने में बाद ये जानकर शानी की रगों में खून मुंजमद हो गया कि ये चौधरी कादरे की आवाज है। वो मौके पर पहुंच गया था और अब सूरत-ए-हाल कोई भी रुख इख्तियार कर सकती थी। चंद सेकंड बाद एक शख्स लंबे लंबे डग भरता बरामदे में आया और फिर शानी तक पहुंच गया। ये कादरी का खास मुलाजिम अरशद हुसैन था। उसने 2 टोक लहजे में कहा, चौधरानी इस औरत को कादर साहब बुला रहे हैं फौरन। मैं चौधरी बशीर साहब से बात करना चाहती हूँ। वो कहाँ है? वो कोठी में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जीप में बैठकर कहीं निकले हैं। अब इस जनानी को भेजने में देर ना करें, वरना कादर साहब सख्त नाराज होंगे। लेकिन शानी अकला कर रह गई। अरशद हुसैन ने नायत मोदब लहजे में कहा, आप जरा एक तरफ होकर मेरी बात सुन लेंगी? शानी उसके साथ बरामदे के दूसरे सिरे पर चली गई। अरशद हुसैन तामुल से बोला, आप परेशान ना हो, कादर साहब कुछ नहीं कहेंगे इस औरत को, ज्यादा से ज्यादा 1-2 थप्पड़ मार लेंगे, लेकिन अगर आप इसको भेजेगी नहीं तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तुम कैसे कह सकते हो कि 1-2 थप्पड़ों के बाद इसको माफी मिल जाएगी? शानी ने पूछा। जितना मैं कादर साहब को जानता हूँ कोई और नहीं जानता। मैं आपको जमानत देता हूँ कि इसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। इसके साथ यहाँ वो सब कुछ होता रहा है जो एक बेसहारा औरत के साथ हो सकता है। शानी ने आतिशी लहजे में कहा,
जो कुछ पहले हो चुका मुझे उसका पता नहीं जी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब चुदरानी जी बाबू ने इस औरत के लिए खासी सिफारिश की हुई है। कादर साहब या कोई और इस पर सख्ती करने का सोच भी नहीं सकता। आप बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ देर तक शानी और अरशद हुसैन नामी इस कारिंदे में बहस होती रही। आखिर शानी इस शर्त पर अनवरी को साथ भेजने के लिए राजी हुई कि वो पहले इस बारे में बाबू को आगाह करेगी। फोन पर तो राब्ता नहीं हो रहा। शानी अज खुद बाबू के पास नहीं जा सकती थी। दरमियानी रास्ता यही था कि वो जालां या जोरा के जरिए पैगाम भेजे, लेकिन जालां को भेजना बेकार था। शानी ने जोरा को यह पैगाम देकर भेजा कि अनवरी कोठी से भागने की कोशिश में पकड़ी गई है और बड़े चौधरी साहब या चौधरी कादरे के पास है। जब जोरा ये पैगाम बाबू को दे आई और शानी को तसल्ली होगी कि उसने बाकी पैगाम बाबू तक पहुंचा दिया है, तो उसने अनवरी से कहा कि वो जालां के साथ चली जाए। उसने अनवरी को यकीन दिलाया कि इसके साथ सख्ती नहीं होगी। इसके अलावा उसने अनवरी को यह हिदायत भी बड़ी सख्ती से की, वो यहाँ पर किसी से भी इसका यानी शानी का जिक्र किसी सूरत में नहीं करेगी। अनवरी की हालत बुरी थी, उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने शानी के सामने हाथ जोड़ दिया और बोले, बीबी जी अगर मेरा कुछ कर सकती हैं तो कर लें, मुझे इन लोगों के साथ ना भेजें। अगर इनके साथ भेजना है तो फिर अपने हाथ से मेरे हाथ पांव तोड़कर मंजी पर डाल दें या मेरा गला दबा दें। वो जरूरत से ज्यादा डरी हुई थी। शानी ने उसे पूरी तसल्ली दी, समझाया बुझाया और फिर जालां के हवाले कर दिया। जालां और अरशद हुसैन उसे लेकर संगी दीवार के पार चले गए। रात का बाकी हिस्सा शानी ने सख्त बेकरारी के आलम में काटा। अगर थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लगी भी तो जान अजाबनाक सोचों के शिकंजे में रही। सुबह नाश्ते के नाम पर उसने चंद लुकमे लिए और लान की तरफ चली गई। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। खूनख्वार कुत्तों के साथ दीवानावार निबर्द आदमाई करने के सरा थे। जब दूसरे कुत्ते ने इस पर हमला किया तो वो जोरदार तरीके से जालीदार दरवाजे के साथ टकराई थी। इस तसादुम के सबब हाथ और कूनी पर जो चोट आई थी वो रात को तो ज्यादा महसूस नहीं हुई थी, पर अब सारा बाजू अकड़ा हुआ था। रात के वाकयात एक डरावने सपने की तरह लग रहे थे। शानी को याद आया कि अनवरी को बर्म पट्टी के अलावा टेटनस का इंजेक्शन भी लगना चाहिए। इसके अलावा कुत्ते के काटने का इंजेक्शन भी जरूरी था। यही सोचती वो लान में पहुंची तो दफतन ठिठक गई। इसे संगे मरमर की दीवार के पास से दबी दबी करबनाक चीखें सुनाई दी। ये नुस्वानी चीखें थी। शानी का दिल फड़क कर रह गया। आवाज इसके लिए अजनबी नहीं थी, ये अनवरी की आवाज थी। संगे मरमर की दीवार की दूसरी जानिब आखिरी सिरे पर 2-3 सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। ये आवाजें उनमें से एक किसी क्वार्टर में से आ रही थी। अनवरी दिबाते हुए बकरे की तरह चीख रही थी। अंदाजा होता था कि उसे बेदर्दी से मारा जा रहा है। शानी दीवार के साथ लगकर सुनने लगी। इसे लगा जैसे दिल सीने में फट जाएगा। ये अनवरी ही की आवाजें थी। पहले अनवरी को किसी शय से जरब लगाई जाती थी। जरब से चटाक की आवाज बुलंद होती थी। फिर अनवरी बड़े करब से चीखी। उसके बाद एक और नुस्वानी आवाज बुलंद हुई। ये यकीनन जालां थी जो अनवरी को मारने के साथ साथ बदतरीन गालियां भी देती जा रही थी। शानी खड़ी खड़ी सरतापा कांपने लगी। इसका सारा जिस्म सर्दी के बावजूद पसीने से नहा गया। इसका दिल चाहा कि वो वहीं खड़े खड़े जोर से चिल्लाए और जालां को इस सितम से बात रखने की कोशिश करे, मगर वो ये भी जानती थी कि इस तरह वो जालां को रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगी। एक और बात भी गौर करने की थी। अनवरी पर सितम डालने के लिए कोई और जगह भी मुंतखब की जा सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि सितम डालने वाले अनवरी की आओ बका शानी को सुनाना चाहते हो। उन्हें मालूम था कि वो रोज सुबह के वक्त लान में आती है। लान में आते ही वो दीवार पार की ये आवाजें आसानी से सुन लेगी। पटाख पटाख की आवाजों में अब वक्फा आ गया था। अनवरी की रोती बिलकती फरियाद बुलंद हो रही थी। गालबन वो जालां की मिन्नत समाजत में मसरूफ थी। वो एक माँ थी। कुदरत ने उसके सीने में अपने बच्चों की मोहब्बत पैबूस की थी। उनकी जुदाई में तड़प रही थी। उसके चारों तरफ बुलंद दीवारें थी। वो इन दीवारों से निकलने के लिए बार बार कोशिश करती थी। पकड़ी जाती थी, लहू लुहान हो जाती थी, बेइज्जती होती थी, मगर फिर भी माँ ही रहती थी। माँ तो अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए आग और बर्फ के साथ समंदरों पर से भी गुजर सकती है। शानी के सीने से एक दिल दोज़ा निकली। अचानक इसे महसूस हुआ कि बरामदे में कोई मौजूद है।